वास्तव में यह सोचने की बात है कि जिस दिन जंगल नहीं होंगे उस दिन पृथ्वी कैसी होगी। यानी कि मानव का जीवन प्रकृति के बिना। दरअसल वर्तमान में जिन समस्याओं से प्रकृति जूझ रही है, जंगल जूझ रहे हैं, उससे यह आभास होता है कि आने वाले समय में जंगल तो शायद रहेंगे ही नहीं और मानव को अपना जीवन जंगलों के स्रोतों के बिना ही सरवाइव करना होगा, क्योंकि मानव के जीवन के बहुत सारे स्रोत जंगलों पर निर्भर हैं और जंगल से स्रोतों को इकट्ठा करने के बाद ही मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। लेकिन वर्तमान में सभी जंगल आगों की लपटों में जल रहे हैं और जिससे कहीं ना कहीं मानवों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो आज की इस क्लास में हम जंगलों में लग रही आग पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी महसूस करने की कोशिश करेंगे कि हम इस प्राकृतिक प्रलय में कहाँ तक जिम्मेदार हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं और इस टॉपिक को समझ लेते हैं। हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की पॉलिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल कुणाल इंस्पायरिंग पे मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां हम रोज करंट अफेयर और सब्जेक्ट से जुड़े अलग अलग टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा, आप नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम जंगलों में लग रही आग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दरअसल जंगलों में आग लगना बहुत ही आम हो चुका है, क्योंकि हम 12 महीने लगातार खबरों में यह सुनते रहते हैं कि विश्व के अलग अलग महाद्वीपों के अंदर अलग अलग देशों में जंगलों में आग लगी हुई है और इस आग से बहुत सारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनका दोहन हो रहा है, जिससे मानव अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वहीं कहीं ना कहीं यह जो आग है यह प्राकृतिक वनस्पति को, पशु पक्षियों को तो प्रभावित कर ही रही है, वहीं यह अब मानवों के घरों तक भी पहुंच रही है और बहुत सारे मानव इसकी लपटों में आ रहे हैं और उनके घर भी जलकर राख हो रहे हैं। तो इसलिए यह टॉपिक भी हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं लगातार हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि प्राकृतिक प्रलय चल रही हैं, यानी कि अब तो यह शायद जंगलों में आग लगने वाली बात बहुत ही ज़्यादा आम हो गई है। भारत भी इससे नहीं बचा है। भारत के जंगलों में भी, जैसे कि उत्तराखंड में बहुत सारे जंगल है, तो वहाँ भी हम आग लगने की घटनाएं सुनते रहते हैं। इसके अलावा अब हम यह देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से, पिछले जब हमारे भारत में सर्दियां थी तो उस समय ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा ही जल रहा था। अगर आप इसको ब्राउज करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया में जब कभी जंगल में आग लगती है तो पूरा ऑस्ट्रेलिया ही जलता है। वहीं अभी काफ़ी समय से अमेजन के जंगल जल रहे थे और अब फिलहाल में कैलिफोर्निया बुरी तरह से जल रहा है और केवल वहाँ जंगल ही नहीं, इंसानों के घर भी जल रहे हैं, क्योंकि यह आग अब इतनी ज़्यादा फैल गई है कि यह लोगों के घर तक पहुँच रही है और कई सारे घर तो जल के राख हो चुके हैं, जिससे हजारों लोगों को स्थानांतरण करना पड़ा है। वहीं साथ ही साथ अगर आग को समझे तो आग को वास्तव में क्या चाहिए? आग को 3 चीज़ें चाहिए। पहला तापमान, यानी कि तापमान अच्छा होना चाहिए। दूसरा ऑक्सीजन, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि भाई मानव को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वहीं पेड़ जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इससे हाँ, ये तो पता लग गया कि जंगलों के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी है ही नहीं। वहीं दूसरी बात करें हम ईंधन की, तो जंगल है, हर तरफ क्या है? सूखी घास, गीली घास या फिर वृक्ष बहुत ज्यादा। तो पेड़ पौधे तो वहाँ बहुत सारे हैं, तो ईंधन का काम तो यही करते हैं। वहीं तापमान की बात कर ले तो तापमान जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ प्राकृतिक रूप से ही आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा आग हो जाती है। वहीं साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक यह भी है कि हम पूरे साल भर खबरें सुनते तो हैं, लेकिन ये साल भर की जो खबरें होती हैं ये अलग अलग गोलार्धों की होती है। यानी कि जो बहुत सारी जो घटना होती है यह उत्तरी गोलार्ध में होती है, वहीं बहुत सारी दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है और ये अलग अलग समय पर होती है। तो हमें यह समझना भी जरूरी है कि ये अलग अलग समय पर किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अब भूगोल की टर्म में जाना होगा और हमें ज्योग्राफी समझनी होगी। अगर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी हो, बहुत सारों ने नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन जो भी हमें इस टॉपिक के जरिए इसको डिस्कस करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो अर्थ है उसके बारे में हम जानते हैं कि वह 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है। वहीं जब यह झुकी हुई है तो इसके ऊपर जो 3 लाइन है, इसकी 3 लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा जिसे बोला जाता है। वहीं जो दूसरी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं।
वहीं जो दूसरी होती है वह होती है 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो यह तीनों रेखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहीं अगर हम पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में सूरज की बात करें तो हम मान लेते हैं यह सूरज है। वैसे तो सूरज पृथ्वी से बहुत ज्यादा बड़ा है, पर समझने के लिए हम ले रहे हैं। तो सूरज जो है, ये सूरज अपनी मूवमेंट नहीं करता है, यानी कि सूरज स्थिर है, एक ही जगह पर रहता है। यह एक ही जगह पर रह करके पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से प्रकाश फैलाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो पृथ्वी है, पहली बात तो यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और साथ झुकी होने के साथ साथ यह वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट भी करती है, यानी कि यह लगातार घूमती भी रहती है। वहीं साथ ही साथ एक चीज देखने वाली और यह भी है कि इसका जो एंगल है, इसके एंगल की वजह से अलग अलग देशों में अलग अलग समय जो प्रकाश जाता है वो अलग अलग तरह से आता है। जिस तरह से घूमती है, उसके घूमने की वजह से पृथ्वी पर दिनों रात होते हैं, यह समय निर्धारित करता है। वहीं पृथ्वी जब यह काम करती है तो यह काम करने के साथ साथ एक घटना और होती है, वह घटना है पृथ्वी की संचलन की, यानी पृथ्वी की जो डायरेक्शन है वह एंगल, अलग अलग एंगल बनाती है साल के 12 महीने में। तो उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि जो यह एंगल बनाती है तो उसके एंगल बनाने की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर मौसम निर्धारित होते हैं। तो मौसम की वजह से पता लगता है गर्मी और सर्दी कब हो रही है और कब किस जगह पर क्या गतिविधियां होंगी प्राकृतिक। तो पहले प्रकृति को समझना जरूरी है, यह समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी के संगल की वजह से क्या होता है कि साल के 12 महीने पृथ्वी, सूरज जो है वह अपनी सीधी किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही फेंकता है। यानी कि सूरज की सीधी किरणें कभी भी इस रेखा के ऊपर नहीं जाएंगी और कभी भी इस साउथ वाली रेखा के नीचे नहीं जाएंगी। सीधी रेखा जो पड़ेंगी वो इसी एंगल पे पड़ेंगी। कैसे होती है यह समझ लेते हैं। तो ये हमारा सन हो गया। अब सन सब जगह बराबर प्रकाश फैलाएगा, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि लेने वाले पे भी, कि वो लेने वाला जो व्यक्ति है वह किस प्रकार से ले रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं पृथ्वी हर जगह पे अपना अलग एंगल बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई जो हमारी पृथ्वी है यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो सन क्या कर रहा है, सन कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। तो सन जब भी फेंकेगा प्रकाश, इसका सूरज का प्रकाश बिल्कुल सीधा ही जाएगा। लेकिन पृथ्वी के एंगल की वजह से यह प्रकाश जो है यह अलग अलग जगहों पर पड़ेगा। किस प्रकार से पड़ता है वो भी देखने वाली बात है। और जो हिस्सा सूरज के सामने होगा सबसे ज्यादा प्रकाश उसी हिस्से पर जाकर के लगेगा। तो इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं हम। चार जो होते हैं, 4 मौसम होते हैं मेन। तो इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ लेंगे। तो अब क्या होता है, यहाँ की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो यह जो समय होता है इस समय को कहा जाता है वसंत विषुव। वसंत विषुव का मतलब क्या होगा, जब सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, 0 डिग्री इक्वेटर पर। 0 डिग्री इक्वेटर पर सूरज की किरणें पड़ने का मतलब क्या है कि जब सूरज अपनी प्रकाश छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में यह 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे दोनों जगह प्रकाश बराबर छोड़ता है। यानी कि सूरज की लाइट जब यहाँ पड़ेगी वसंत विषुव के समय, यह तिथि होती है 21 मार्च की। तो 21 मार्च को जब सूरज अपनी लाइट छोड़ेगा तो वह प्रकाश जो होगा वह इक्वेटर पर आके लगेगा। जब इक्वेटर पर आके लगेगा तो क्या होगा, जो उसका प्रकाश है वो दोनों जगह बराबर जाएगा और दोनों ही जगह पे दिनों रात जो होंगे वो बराबर होंगे, यानी कि सर्दी और गर्मी एक लेवल में होगी। वहीं सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगी, सबसे ज्यादा गर्मी इस समय होगी इक्वेटर पे, क्योंकि सूरज की सीधी किरणें जो है वो इक्वेटर पे जाकर ही लग रही हैं। वहीं स्थिति 3 महीने के बाद बदल जाती है। 3 महीने के बाद क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि सूरज जो है वह इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में ही मूवमेंट करता है। तो अब क्या होगा, पृथ्वी ने अपना एंगल चेंज कर लिया। जब पृथ्वी अपना एंगल चेंज कर लेगी, झुकी हुई है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि उसको 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है, यानी जो कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा बिल्कुल सूरज की सीधी किरणों के सामने आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सूरज की सीधी किरणें आकर के 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा पर आकर लगेगी। और जब कर्क रेखा पर आगे लगेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि यह लगभग आधी पृथ्वी को कवर कर लेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। और इसका क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। तो जब यहाँ गर्मी होगी बहुत ज्यादा, तो यह वो स्थिति होगी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जंगल जल रहे होंगे। इसे ग्रीष्म अयानांत की स्थिति कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और इसके बाद अब सूरज को ना वापस जाना होता है, यानी कि अब सूरज जो मैक्सिमम थी, इसका जो मैक्सिमम था कर्क रेखा पर आना था ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो अब ये कर्क रेखा पर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब ये फिर वापस से नीचे जाएगा और 3 महीने के बाद, यानी कि ग्रीष्म अयानांत से, यानी कि जो स्थिति यह हो रही है यहाँ पर 21 जून को, तो उसके बाद यह वापस फिर दोबारा नीचे आना शुरू करेगा। और 23 सितंबर, जिस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से यहाँ पर शरद विषुव मनाया जाता है। तो शरद विषुव की स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, यह डेट होती है 23 सितंबर की। तो सूरज का जो प्रकाश है यह वापस से क्या होगा, इक्वेटर पे आएगा, यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है उसके ऊपर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर दोबारा चीज समान हो जाएगी,
यानी कि दोनों ही गोलार्धों में दिन रात बराबर और दोनों ही गोलार्धों में प्रकाश बराबर। तो एक सामान्य स्थिति है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगी? बीच वाले हिस्से में होगी, यानी कि 0 डिग्री के आसपास वाले में होगी। 3 महीने के बाद फिर स्थिति बदलेगी, क्योंकि अब सूरज साउदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम जो उसकी स्थिति थी वहां तक पहुंच चुका है, अब फिर वापस ये इक्वेटर की ओर आएगा। और 3 महीने बाद यानी कि 22 दिसंबर को, जब यहाँ पर कहा जाता है इसको शीत अयानांत, तो यहाँ पर आएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? सीधी किरणें होगी पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से क्या होगा? जो मकर रेखा है, ये मकर रेखा सूरज की सीधी किरणों के बिल्कुल सामने आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो साउदर्न हेमिस्फीयर का 23.5 डिग्री है वहां पर सीधे प्रकाश आएगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में इस समय बहुत ज्यादा गर्मी होगी। और वहीं जो यह दिन है यानी कि 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। वहीं 21 जून वाले दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। यहाँ पे यह स्थिति समझने वाली है। तो इस प्रकार से यह सर्कल हमेशा चलता है। पृथ्वी ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, नेचर ने मेंटेन किया हुआ है, तो यह चीज हमेशा चलती रहती है। अब यही वह स्थिति है जो यह निर्धारित करती है कब कहाँ के जंगल जल रहे होंगे। यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि यह ग्रीष्म अयानांत है, 21 जून का समय। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूरज की सीधी किरणें आ रही है। अब सूर्य की सीधी सीधी किरणें आ गई तो क्या होगा? यहाँ के जंगलों में बहुत ज्यादा तापमान जाएगा, ऊष्मा बहुत ज्यादा जाएगी। तो उसके बाद यहाँ के जंगल जलने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वहीं अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो साउदर्न हेमिस्फीयर की स्थिति में क्या होगा? जब नॉर्दर्न उत्तरी गोलार्ध का देखेंगे हम, तो 22 दिसंबर होगा जब हमारे यहाँ यानी कि भारत के अंदर ठंड हो रही होगी बहुत ज्यादा, उस समय दक्षिणी गोलार्ध के जंगल जल रहे होंगे। और यह वही समय होता है जब हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर होता है, ठंड हो रखी होती है। उस समय हम यह खबर पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल, अफ्रीका के जंगल बहुत ज्यादा बुरी तरह से जल रहे हैं। तो यह वह स्थितियां होती हैं जिस तरह से सूरज का जो प्रकाश है वह पूरी पृथ्वी पे बढ़ता है। अलग अलग मौसम आते हैं और मौसमों के हिसाब से जंगल जलने लगते हैं। तो जून के आसपास का जो समय होगा, इस समय उत्तरी गोलार्ध के जंगलों में आग लगी होती है। वहीं जो समय दिसंबर का होता है, इसके आसपास के समय में दक्षिणी गोलार्ध के जो जंगल होते हैं वहां पर आग लगी हुई होती है। यह बहुत ज्यादा समझना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यह तो हमने समझ लिया, ये ज्योग्राफिकल टर्म है जिसकी वजह से मौसम डिवाइड हो रहा है, सूरज की किरणें डिवाइड हो रही है। लेकिन वास्तव में मेजर फैक्टर रीजन क्या है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये सभी गतिविधियां हो रही हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा जो मुख्य रीजन है वह माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग का। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जंगल काटे जा रहे हैं, प्रकृति का दोहन हो रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? तापमान अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। अभी भी यह संभावना व्यक्त की गई है आने वाले 3-4 सालों के अंदर अब लगभग 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर फिर दोबारा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि यह जो घटनाएं हैं, अभी यह घटना नहीं रह गई, अब यह प्रलय बन गई है अपने आप में, क्योंकि यह लगातार हो रही है और मनुष्य अब लगातार इससे प्रभावित हो रहा है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि ये कम मिलती थी, लेकिन अब यह लगातार 12 महीने की घटना ही हो गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यह मोस्टली टेक्नोलॉजी के मामले में माना जाता है। वहीं दूसरी स्थिति मानी जाती है कि बारिश का ना होना, सूखा पड़ जाना। ऐसी स्थिति में क्या होता है? बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। तो सूरज की सीधी किरणें जिस जंगल में पड़ रही होती है वहां पर सूखे की वजह से बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है। पेड़ सूखा है, जमीन सूखी है, घास सूखी है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो वहां के पत्ते टहनियां होती हैं ये आपस में रगड़ रगड़ के ही अपने आप वहां चिंगारी बना लेते हैं और जंगल में आग लग जाती है। यह प्राकृतिक कारण है। बहुत ज्यादा भी हम प्राकृतिक कारण चर्चा कर रहे हैं। वही अगली बात करें बिजली गिरना, तो बिजली गिरना भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। हाल ही में आजकल जो है, आजकल कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है और एक न्यूज पे मैंने पढ़ा, और सच में वास्तव में जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं बहुत ज्यादा शॉक था। शॉक भी मैं इसीलिए था क्योंकि शॉक होने वाली बात थी। दरअसल उस न्यूज में यह पता लगा कि पिछले कुछ समय में, यानी कि यह बताया गया कि 72 घंटे का जो समय था, 72 घंटे के अंदर कैलिफोर्निया के जंगल में 1-2 नहीं बल्कि 11,000 बिजली गिरी वहां पर। और ऐसी स्थिति में अच्छे से अच्छा जंगल भी जल जाएगा। तो 72 घंटे के अंदर 11,000 से ज्यादा वहां बिजलियां गिरी थी। वहीं बिजली गिरने की स्थिति में मतलब कभी भी जब आग लगती है तो आग लगने की स्थिति समझते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि आग अचानक से लगेगी और पूरे जंगल में फैल जाएगी। तो यह धीरे धीरे लगती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की बहुत ज्यादा कमियां हैं, क्योंकि ये आग पहले शुरुआत में छोटी छोटी घासों से लगना शुरू होती है। पहले घासें जलती हैं, उसके बाद फिर ये छोटे छोटे पेड़ पौधों पे आती है, उसके बाद धीरे धीरे ये बड़े बड़े पेड़ों पर पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में फिर धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैलती है। प्रशासन को दरअसल पता ही जब लगता है जिस समय यह आग अपना विकराल रूप धारण कर लेती है और यह हाथ से निकल जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, तब जाकर के पता ही लगता है। सूरज की किरणें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, इसके ऊपर मैं बता चुका हूँ सूरज की किरणें किस प्रकार से गिरती हैं। तो सूरज की वो सीधी किरणें जहां गिरेंगी वहां पर ऊष्मा ज्यादा होंगी, यानी कि वहां हीट ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी। तो जिस जगह पे सीधी किरणें जाएगी वहां तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो आग लगने के लिए और क्या चाहिए? वहां ईंधन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, बस गर्मी की कमी थी वो भी सूरज ने वहां पूरी कर दी।
इसका टहनी और पत्तों का रगड़ना, तो मैं बता चुका हूँ कि टहनी और पत्ते क्या सूखे हो जाते हैं तो आपस में रगड़ते हैं बहुत ज्यादा, इनके रगड़ने की वजह से वहां आग लग जाती है। तो यह सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। वहीं बहुत ज्यादा जो जंगलों में आग लगी है, ज्यादातर कहीं ना कहीं मानव भी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार बताया गया, क्योंकि लगातार क्या होता है, मानव को प्राकृतिक जगह पे आना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो ऐसी स्थिति में वह कैंप फायर करते हैं, कैंपिंग करते हैं, जली हुई सिगरेट बीड़ी वगैरह जो उनकी होती है उसको छोड़ देते हैं, कहीं पे आग लगा के छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में भी इसको मेजर रीजन माना जाता है जिसकी वजह से आग लगती है जंगलों के अंदर और जंगल जलने लगते हैं। तो जहां एक और प्रकृति यह सभी काम कर रही है, वहीं मानव भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार है, जिस प्रकार की घटनाएं ये हो रही है। तो यह सभी बात थी, इसके पीछे रीजंस की किस किस की वजह से यह सभी चीजें हो रही हैं। वहीं अगर हम अब यह बात करें कि भाई वह क्या है जिसकी वजह से इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन भी किए जा सकते हैं, पर वास्तव में परेशानी ये है कि करे कौन। क्योंकि कहीं ना कहीं पे दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत यह आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं अलग अलग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा, टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर भागना होगा, थोड़ा प्राकृतिक रूप से हमें प्राकृतिक प्रेमी होना होगा, प्रकृति की चीजों को बढ़ावा देना होगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम इस चीज को सुधार कर सकते हैं। वहीं एक चीज ये बताई जाती है कि जंगलों के अंदर पेड़ों के बीच में पर्याप्त दूरी बनाया जाए, ताकि अगर कोई एक पेड़ में आग लगे तो वह आग दूसरे में ना पहुंचे। क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि पहले छोटे घासों से आग लगती है, पौधों में लगती है, वृक्ष में लगती है, पूरा जंगल जलता है। जंगल जलने के बाद वो आग मानवों के घर तक भी पहुंच रही है। बहुत सारे अभी कैलिफोर्निया की बहुत सारी घटनाएं, वहां बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि इनके घरों में आग लग गई, घर जल गए हैं। मानव को तो स्थानांतरित कर दिया है, मानव को ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह पर, लेकिन जानवरों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया की खबर ही है, इस साल जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया की आग के अंदर लगभग 50 करोड़ जीव जंतु मरे थे। और जिसकी वजह से एक जो प्राकृतिक जो लुप्त प्राकृतिक तरह से जो ये वनस्पतियां हैं और जो पशु पक्षी हैं वो भी बहुत ज्यादा लुप्त हो रहे हैं इन आग लगने की वजह से ही। तो यहाँ पे सुधार इस प्रकार से भी किया जा सकता है। वहीं कहीं ना कहीं प्रशासन को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए कि अगर कहीं आग लग रही है तो जल्द से जल्द पता लगे, ताकि इसको छोटे लेवल पे ही कंट्रोल किया जा सके। लोगों की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ के जो वन अधिकारी हैं, उनकी वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द कम समय में वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचे और आग पर काबू ले। वहीं कुछ अन्य व्यवस्था करनी चाहिए। हाल ही में एक सीन यह भी देखने में आया है कि जो यह हो रहा है कि जो पेड़ों से हेलीकॉप्टर वगैरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ फेंके जा रहे हैं। तरल पदार्थ गिरने की वजह से हेलीकॉप्टर वहाँ क्रैश हो जाते हैं और लोगों की जो मृत्यु हो जाती है। केवल यही लोग प्रभावित नहीं होती, इसके अलावा कई एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो प्रभावित होते हैं। जैसे कि जो वहाँ पे दमकल कर्मी होते हैं, जो आग को बुझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, वह प्रभावित हो जाते हैं। जिनकी वहाँ ड्यूटीज होती हैं कई बार, तो वह लोग भी वहीं जल करके राख हो जाते हैं। तो यह परेशानी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती रहती है। तो सुधार हो सकते हैं, मना कहीं भी ऐसा नहीं है कि सुधार की कोई संभावना नहीं, सुधार बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। तो वहीं आज की इस क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। अब आज की इस क्लास के अंदर हमने जाना कि कौन कौन जंगल जल रहे हैं। अमेजन, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं जो अमूमन जलते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। भूगोल टर्म को हमने समझा कि ज्योग्राफिकल टर्म्स क्या है, किस प्रकार से टेम्परेचर का डिवीजन होता है, मौसम बदलते हैं, कब कहाँ होता है। लेकिन यह जो हमने समझा है, ये हमने पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से समझा है, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हमारी प्रायोरिटी रहती है। साथ ही हमने यह भी जाना कि जो सन है, सूरज हमेशा ही 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच में मूवमेंट करता रहता है। वहीं इसके अलावा यहाँ पे मुख्य कारण जो उसके मेजर रीजन थे वो भी समझा। साथ ही हमने इसके लास्ट में सॉल्यूशन को भी समझ लिया कि इसको किस प्रकार समाधान किया जा सकता है। तो आई होप आपके बहुत सारे जो डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो लास्ट में यही कह सकते हैं कि भाई अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। साथ ही साथ वीडियो को बाकी लोगों तक भी फैलाएं। अगर आप सीख रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें तो इससे, तो उसको और लोगों तक भी भेजें, वो ताकि वह भी जानें। और हमारे चैनल पर बने रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए, नई नई जानकारियाँ हासिल करने के लिए। एंड इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।